तो बॉस हमको आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है और आज की क्लास में खत्म भी करना है, ठीक है। टॉपिक का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हेडिंग डालो सभी लोग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। अब इतने बड़े चैप्टर थे ना, वो खत्म हो चुके हैं। अब जो भी है सब छोटे छोटे हैं। चलो भाई, सबसे पहला नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। फिर है राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। अगले टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं बच्चा पार्टी, मेथड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मेथड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मेथड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एंड 1986। 1986 का भी यही 4 टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। ध्यान रहे, जो 1986 और 2019 के ऊपर हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोला है, वहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। मोरोवर एक बात और ध्यान रखेंगे कि यहां से केस स्टडी बनने के चांसेस ज्यादा हैं। अब देखो, आपके पास 9 नीड दे रखी है, 9 नीड्स। आपको पढ़नी कितनी है? कोई 5 प्रिपेयर कर लो, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो आसान चैप्टर उनकी 5 नीड पढ़ो, जब निकलते बनो, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं, जो मेरे हिसाब से नीड सबसे पहले होनी चाहिए वो है, लिखिए, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। ये ग्रोथ विद सोशल जस्टिस का मतलब क्या है बॉस? लेट्स से मैं आप तुमको आज की डेट में रियल एक स्टोरी बता रहा हूं। मैंने हेवल्स की लाइट्स लगवाई कोचिंग में, आज की करंट घटना पर आधारित चीज है, और यहां पर चेक हो जाएगी कि जिस कंपनी की मैंने लाइट्स लगवाई है वो ग्रोथ विद सोशल जस्टिस कर रही है कि नहीं कर रही। मैंने लाइट्स लगवाई कोचिंग के अंदर 2x2 की, और जस्ट बिकॉज ऑफ एनी शॉर्ट सर्किट वो सारी की सारी लाइट्स खराब हो गई। कितनी लाइट्स खराब हुई है? 11 लाइट्स खराब हुई है, ठीक है ना। और 11 लाइट्स की कॉस्ट होगी समथिंग 22,000 रुपए, ठीक है ना। तो अभी सीन क्या है, सीन क्या है, मैंने हेवल्स की सारी लाइट्स हैं, तो मैंने हेवल्स के कस्टमर केयर पे फोन लगाया। मैंने कहा बॉस मेरी लाइट्स खराब हो गई। कहते ठीक है, लाइट्स खराब हो गई, अपना बिल आपके पास है। मैंने कस्टमर पे सारा उन्होंने जो भी कंप्लेन वगैरह है नोट कर लिया। वारंटी के अंदर लाइट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग पिछली जनवरी की है और मैंने खरीदी अप्रैल की थी, तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सॉर्टेड है। अब उन्होंने बोला कि मैं आएंगे, चेक करेंगे, अगर सही हो पाएगा तो सही कर देंगे, नहीं सही होगा तो नहीं सही कर पाएंगे, बदल देंगे लाइट्स। तो अभी तक तो हेवल्स कंपनी क्या कह रही है? अभी तक जो हेवल्स कंपनी है वो एथिकल लग रही है, वो ग्रो कर रही है, लेकिन सोशल जस्टिस भी कर रही है, ठीक है ना। मेरे साथ कोई घटना होती है या सोसाइटी के साथ कुछ खराब होता है, तो ओनली मोटिव ऑफ द कंपनी इज नॉट ओनली द ग्रोथ, ठीक है। बात समझ में आ रहा है तुमको? हाँ, 2000 की पड़ी तो तमीज। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस क्लियर है? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तीसरा इसी से रिलेटेड, दूसरा इसी से रिलेटेड है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। कोशिश कर रहा हूं तुमको एक जैसे पॉइंट रटा दूं ताकि आपको पेपर में जाके दिक्कत ना हो। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। कंपनी का एक ही ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि भैया बॉस मुझे केवल प्रॉफिट कमाना है, सोसाइटी को लेकर भी चलना है, सोसाइटी को भी लेकर चलना है, सोसाइटी के लिए भी काम करना है। तो क्या तुमको नहीं लग रहा कि ये दोनों पॉइंट सेम है? इसीलिए तो लिखवा रहे हैं ताकि तुमको दिक्कत ना आए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। अगला इसी से रिलेटेड है, बिजनेस इज अ मीन्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। बिजनेस इज अ मीन्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। बिजनेस इज अ मीन्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। अब देखो,
बिजनेस का मोटिव सिर्फ ग्रोथ नहीं है, बिजनेस का मोटिव यह है कि जिस कस्टमर को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी सिक्योर होना चाहिए, वो भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये 3 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन कॉमन निकल कर आ जाएगा और 3 पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगला इसी से रिलेटेड है, कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस। कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस। कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस। कोई भी कंपनी जो काम कर रही है उसका सोल मोटिव कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। ठीक है ना भाई? 3-4 पॉइंट लिख लिया आपने? और एक और पॉइंट जो ऐसा ही है, बिजनेस इथिक्स। इसलिए लिखवाए हैं ये एक जैसे पॉइंट ताकि तुमको कंप्लेन ना आए कि भैया एक्सप्लेनेशन सबका अलग अलग देखना पड़ रहा है हमको। सब में घुमा फिरा के एक ही चीज लिख के आओगे, टीचर कंफ्यूज हो जाएगा कि साले वही वाले पॉइंट क्यों लिख के आ रहे हैं जिसमें हमें कंफ्यूजन था। बिजनेस एथिक्स, जैसे कि बिजनेस विदाउट मॉरल वैल्यूज कैन नॉट बी टॉलरेटेड इन द सोसाइटी। मतलब काम हमें टाटा के जैसा करना है, टेस्ला जैसा नहीं। बात समझ में आ रही है आपको? कि विदाउट सर्वाइविंग, विदाउट प्रोवाइडिंग गुड वैल्यूज टू सोसाइटी, विदाउट प्रोवाइडिंग गुड सब्सटेंस टू सोसाइटी, वी कैन नॉट ग्रो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो कुल मिला के घुमा घुमा के एक ही बात मैंने 5 पॉइंट पे लिखी है, बिकॉज हमारी एक ही जैसी बात किताब में दे रखी थी। ठीक है भैया, समझ में आ रही बात? एकदम क्लियर, ऑल सॉर्टेड एंड डन। ये 5 पॉइंट तुमको याद आ जाएंगे, याद रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि एक जैसे ही है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले टॉपिक पर आ रहे हैं और अगला टॉपिक है हमारा राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। लिख लो, पेपर में आएगा ही आएगा। राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। अब तुम्हें राइट देखो, तुम्हारी किताब में 7 लिखी है, 7 की 7 राइट्स पता होनी चाहिए, बिकॉज राइट्स के ऊपर छोटी केस स्टडी बन के आ सकती है पेपर में। राइट्स सातों की 7 चीजें पता होनी चाहिए, सातों को साथ मारेंगे, एक साथ मारेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। नंबर 1, राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी मतलब अगर हम कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो सेफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने सोचा कि घर में लाके इस्त्री करेंगे, इस्त्री समझते हो ना, वो इस्त्री नहीं जो तुम्हें परेशान कर रही है, ये वो इस्त्री है जो तुम्हें घर में करनी है अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम प्रेस खरीद के लाए, आयरन इन इंग्लिश ISC, और हिंदी में प्रेस इस्त्री करने के लाए, आप लाए, लगाए और निकल गए। समझ सकते हैं? आपने आया, आपने इस्त्री लगाई और आप इस्त्री के साथ निकल लिए, तो वो क्या होगा? वो राइट टू सेफ्टी नहीं है। मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो हमारी कंट्री के इंडिविजुअल्स के लिए सेफ नहीं है वो मार्केट में नहीं बिकना चाहिए। इसलिए पहली राइट, सबकी फंडामेंटल राइट है कि हमें प्रोडक्ट से सेफ्टी मिलनी चाहिए, राइट टू सेफ्टी। जैसे फिल्टर खरीदा, ऐसे पानी साफ था, फिल्टर लगाए, तुम्हारी मौत। वो वाली बात है। ठीक है ना? तो थैंक गॉड हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है, केवल सब्जियां ही ऐसी आती है। राइट टू बी इंफॉर्म्ड, राइट टू बी इंफॉर्म्ड मतलब जो भी सामान आप खरीद रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही पता होनी चाहिए कि कैसे इस्तेमाल करना है, कहां रखना है, कहीं नहीं रखना है। आपने कई बार वो लेट्स से आपने निविया की क्रीम खरीदी, उस पर लिखा होता है स्टोर इन अ कूल एंड अ हॉट प्लेस, एंड कूल एंड अ ड्राई प्लेस। हमको आज तक ये नहीं मिला, कूल भी हो ड्राई भी हो, ऐसी जगह मिलती नहीं, लेकिन उस पर लिखा होता है कि इसको कहाँ रखना है। आपको ये वॉशरूम में नहीं रखना है कि वहां लगा दिया पानी बरस रहा है एकदम उसमें, वहां नहीं रखना है। ना ही इसको आपको छत पे रख के चले आना कि उड़ी जाए सारी क्रीम। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलना फ्रॉम द साइड ऑफ कंपनी जरूरी है, ये आपका राइट है। कृष्णा झापड़ पड़ेगा तुमको, सच नहीं बोलना है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पर आते हैं, राइट टू चूज।
राइट। ये शादी ब्याह के मामले में नहीं चलता, घर में मत बोल देना। आज भी हमारे यहाँ पेट्रियार्कल सोसाइटी में लड़कों को ये आजादी नहीं दी जाती है, और औरतों की तो बात ही क्या करें, उन्हें पास कभी थी ही नहीं। केवल वो राम के सीरियल को देख रहे हैं, उनके आदर्शों पे नहीं चल रहे। वहां पे सीता जी को अलाउड था स्वयंवर करना, आज की लेडीज नहीं कर सकती हैं क्योंकि अलाउड नहीं है। तो हमारी सोसाइटी केवल वहां पर एक्सेप्ट करती है जहां पर भगवानों की बात होती है। बोलते भगवान है, भगवान है, उनके पथ पे हम कैसे चल सकते हैं? फॉलो ही नहीं करना है, हमारे घर में खुद नहीं फॉलो किया गया। तो राइट टू चूज का मतलब क्या है? राइट टू चूज का अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि तुम शॉपर स्टॉप में गए सामान खरीदने के लिए, वहां पे एक आदमी तलवार लेके खड़ा है, यही चूज करना तुमको, ये जो तुम जीन्स पहने हो यही अच्छी लगी तुम पे, नहीं मार देंगे धड़ से? ऐसा तो नहीं हुआ कभी भी? तो मेरे पास ऑप्शन था, खूबसूरत लड़कियां खड़ी थी, वो कहती हमारी लिपस्टिक ले लीजिए, वो खरीदी नहीं, हमारा मस्कारा लगा ली, सब ऐसा अपना अपना बोल रही थी। कोई तुमको परेशान, कोई भटका नहीं रहा था, ठीक है ना? तो राइट टू चूज आपके पास, आपको जो भी सामान चाहिए आप ले सकते हैं, नहीं मना करना है तो नो मीन्स नो। बात समझ में आ रही है? ये बच्चा बोला आपका कैसे हुआ? गलती से, आई वॉज सोल्ड ऑन जीवनसाथी.com। आगे बढ़ते हैं, अगला है राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड, अगर आपके साथ कोई गलत घटना हुई है, आपकी सुनवाई किसी कोर्ट में होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? राइट टू हर्ड, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो कंज्यूमर एड्रेसल फोरम्स हैं जहां पर आपकी सुनवाई की जाएगी। तो मतलब आपके पास फंडामेंटल राइट है कि भाई अगर कुछ गलत हुआ है तो हमारे पास कोई सुनवाई करने के लिए कोई कोर्ट होनी चाहिए। राइट टू सीक रिड्रेसल, सीक रिड्रेसल मतलब हर जाना, मतलब जो भी नुकसान हुआ है ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका कानूनी अधिकार है कि कंपनी से अपना लॉस रिकवर कराएं। ठीक है, राइट टू सीक रिड्रेसल। मतलब हमारे तो मार्केट का ही पार्ट था, जो चला रहे उनके लिए मार्केटिंग का पार्ट था शादी.com। फिर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर एजुकेशन। आपने कई बार देखा होगा वो जागो ग्राहक जागो में अमिताभ बच्चन आते हैं और आपको अपनी राइट्स के बारे में बताते हैं, और ऐसा आता है नेशनल टीवी पर केवल, जो कि कोई नहीं देखता है क्योंकि वहीं पर जागरूक करेंगे हम सबको। राइट टू हैव कंज्यूमर एजुकेशन, मतलब हम ही दे रहे हैं आपको कंज्यूमर एजुकेशन, कि आपको अपनी राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, कोई भी परेशानी हो जाए तो आप कंज्यूमर फोरम में जा सकें। हाँ जी, हाँ ये सब कंपनी की लायबिलिटी नहीं होती है, बिकॉज ग्रोथ पे सोशल जस्टिस इज द ऑब्जेक्टिव। हाँ, फेयर एंड हैंडसम पर केस करना पड़ेगा। अरे फेयर एंड हैंडसम बंद हो गई भाई, तुम्हें पता क्या, मैंने खुद ही किया। अब होगी फेयर एंड ग्लो, नहीं ग्लो एंड लवली हो गई है फेयर एंड लवली की जगह, क्योंकि फेयर तो कर नहीं पा रही है, वो कह रही है हम ग्लो कर रहे हैं भाई साहब, काले हैं तो क्या हुआ सामने, अब ग्लो तो कर रहे हैं भाई साहब, बल्ब लगा लिया आपने एलईडी के अंदर, लेकिन ग्लो कर रहा है बच्चा, कुछ भी हो। फिर क्या, राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, हेल्दी एनवायरमेंट, आप कानपुर चले जाइए, राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट को साक्षात आप देखेंगे कि वो कैसे टूट रहा है। हाँ जी भैया, लाइन से लिखने की कोई जरूरत नहीं, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, तुम ये पहले लिख दो या आखिरी में लिख दो, कोई मतलब नहीं। तो हमने क्या बताया आखिरी वाला पॉइंट, एक बच्चा बोला अरे हम भी कानपुर में ही रहते हैं यार, वो एक घर वहां पे भी है। राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, मतलब आपका पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर दिल्ली में रहते हैं कैसी बातें हैं सब, हम लखनऊ में रहते हैं, यहाँ पर EQI इंडेक्स कुछ होता है ना, वो कौन सा कोई इंडेक्स होता है, AQI इंडेक्स, हाँ हाँ AQI इंडेक्स में हम लोग टॉप 3 पे आते हैं। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, मजाल है तो जिता के दिखाओ।
500 में से 400 लेवल पोल्यूशन का हमेशा रहता है। राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट का परफेक्ट एग्जांपल है। बात समझ में? मतलब हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमें साफ सुथरा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, किसी कंपनी का कुछ भी मैला पदार्थ ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए सीधा गंगा में बहाओ, है ना? सोमिल दिल्ली में हूं नहीं होता है, बोलता है दिल्ली से हूं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। राइट्स टू कंज्यूमर्स आपके हुए। चलो भैया अगले टॉपिक पर आते हैं। और अगला टॉपिक क्या है हमारा? मेथड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये इंसान को खुद ही सोचना चाहिए, सब कुछ सरकारें नहीं करती। मेथड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मेथड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मेथड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मेथड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मतलब किस किस तरह से हम लोग कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखो भैया, पहला सेल्फ हेल्प, सेल्फ हेल्प यह है सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस, सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कंज्यूमर को, ये कंपनीज को खुद ही सोचना चाहिए कि उनके कंज्यूमर्स उनके ऊपर केस ना करें, वो सेटिस्फाइड रहें। इसे बोलते हैं कंज्यूमर सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस। बिजनेस ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिसपे कंप्लेन ना आए, बिजनेस ऐसी बिजनेस करे कि लोग उससे कंप्लेन ना करें। वो कह रहा ऑलराइट, क्लियर है? पहला लिख लिया, सेकंड लिखते हैं कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर अवेयरनेस। ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स को अवेयर कराओ सो दैट ये प्रॉब्लम हाँ भाई समझ में आ गया। दूसरा क्या है? कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर अवेयरनेस का मतलब क्या है भाई? भाई कंज्यूमर को इतना जागरूक कर दो कि वो अपने लिए खुद की लड़ाई लड़ सके। अगर आपके साथ कोई घटना दुर्घटना होती है, ऐसे ऋषभ पंत जी के साथ अभी हुई, तो वो मर्सिडीज के ऊपर केस कर सकते हैं या दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर, दोनों पे नहीं कर पाएंगे। कंज्यूमर अवेयर होना चाहिए, ठीक है ना? कंज्यूमर अवेयरनेस का मतलब समझ में आ गया। तीसरा है कंज्यूमर एसोसिएशन, कंज्यूमर एसोसिएशन। अब कंज्यूमर एसोसिएशंस, बहुत सारी एनजीओ ने कोई एक डेडिकेटेड बॉडी बना रखी है जो ऑन द बिहाफ ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को हेल्प करने के लिए तैयार हैं। जी विशाल, क्लियर है? बहुत सारे एनजीओ ने एक यूनानिमसली बॉडी बना रखी है जो ऑन द बिहाफ ऑफ कंज्यूमर्स हेल्प करते हैं, उसे बोलते हैं कंज्यूमर एसोसिएशन। बहुत सारे कंज्यूमर एसोसिएशंस कंज्यूमर को जागरूकता का भी काम करते हैं। आगे आते हैं हम लोग और अगले पर आते हैं गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल जिसको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव मेजर्स, लेजिस्लेटिव मेजर्स। मतलब सीधा सीधा गवर्नमेंट बीच में आती है और कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने का काम उठाती है, उसे बोलते हैं हम लोग गवर्नमेंट कंट्रोल या लेजिस्लेटिव मेजर्स। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है? पब्लिसिटी, दूरदर्शन पे ऐड देती है,
रेडियोस पर ऐड देती है, जागो ग्राहक जागो टाइप्स, ठीक है। अवार्ड्स देती है ताकि लोगों को, ज्यादा लोगों को पता चले अवार्ड्स किस तरह का, जिसने इस तरह का कोई अच्छा काम किया हो। बताती है कि आप भाई इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लीजिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन करिए दिवाली के समय, और फर्जी का सामान कंज्यूम करिए न्यू ईयर के समय। पटाखे मत जालिए दिवाली पे और खूब पटाखे जलाइए न्यू ईयर पे, है कि नहीं? गवर्नमेंट ऐसा करती रहती है। एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करिए, हर्बल कलर इस्तेमाल करिए होली के समय, और सिंथेटिक कलर खाते रहिए खाने में पूरा साल। क्लियर है? गवर्नमेंट का रोल समझ में तो आ ही रहा होगा तुमको कितना है। हाँ, मामा अर्थ। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोलती, कंज्यूमर वेलफेयर फंड्स बनाती है, वेलफेयर फंड्स। लोक अदालत सेट करती है कि अदालत में जाके आप अपना नंबर तो लगा ही सकें कम से कम। लोक अदालत सेट करती है। पीआईएल फाइल करने के लिए देती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल। और लास्ट है रिड्रेसल फोरम्स। तो इसके ऊपर बहुत डिटेल में नहीं आनी चीजें, आपको बस पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। यहां पर बहुत डीपली इस टॉपिक पे नहीं पूछेंगे, लेकिन बस पता होना चाहिए क्या है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? और अब आ रहे हैं वो टॉपिक जो हमें सबको पढ़ना चाहिए था, पहली क्लास वहीं से स्टार्ट करनी चाहिए जो पढ़ाने जा रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल। चलो भाई, अब आते हैं अपन लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और 1986। तो पहले आ रहे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। भाई 1986 में ना इंडिया के अंदर, और इधर लिख लेते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब भाई देखो 1986 में एक एक्ट था हमारे पास, उसको 2019 में रिवाइज करने की क्या जरूरत थी? बिकॉज 1986 में हम लोग घर घर जाके सामान खरीदते थे, बगल वाली दुकान से, मुन्ना चाचा की दुकान से सामान लेकर आते थे, लेकिन अब केवल हम लोग अमेजोन चाचा के यहां से ही सामान खरीदते हैं। तो इससे कंज्यूमर के बिहेवियर में बदलाव आ गया है। इसकी वजह से जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं वो बढ़ गए हैं, वो यहां पर कवर होते हैं। बाकी एज इट इज यहां पर चीजें फॉलो हो रही थी। चलो ठीक है देवांश, आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के ऊपर आते हैं। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों आया, क्या रीजन था? अगर किसी के साथ कुछ भी गलत हो गया है तो उसको रिड्रेसल मैकेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए। कोई लॉस हो गया है तो उस लॉस की भरपाई करनी चाहिए। तो उस तरह की चीजों को यहां पर 3 तरह की फोरम्स बनाई गई हैं। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि 1986 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों आया था, व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो वो मैं आपको नोट्स में दे चुका हूं पहली बात तो, लेकिन और भी लिखवा भी दूंगा। जो मुझे लिखवाना है मेनली वो लिख लो, इसको अभी बाद में आ रहा है। यहां पर 3 तरह के फोरम्स बना लो। एक बना लो डिस्ट्रिक्ट फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन रखा है, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। अब जो कुछ लिखवाने जा रहा हूं वो साथ साथ नोट कर लेना। ये कौन सेटअप करता है? सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट फोरम सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट। यहां पर क्या होता है, एक चेयरमैन होता है, एक चेयरमैन होता है,
इसके साथ 2 बंदे और होते हैं, 2 अदर पर्सन्स, ऐसे ही बना लेना, 2 लोग और होते हैं, 2 अदर पर्सन। ठीक है भैया, एक चेयरमैन होता है, 2 अदर पर्सन्स होते हैं। इनकी जो पावर होती है वो सिविल कोर्ट के बराबर होती है। सिविल कोर्ट के बराबर की पावर्स इस चेयरमैन के पास होती है। जो क्लेम अमाउंट होगा, जो कंप्लेंट का मैक्सिमम लिमिट होगी, वो 25 लाख तक की कंप्लेन ले सकते हैं, बिटवीन 0 to 25 lakhs। अब 0 वाली भी होती है, 0 to 25 lakhs की कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगी। अगर यहां पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो 30 डेज के अंदर कंप्लेन आप स्टेट कमीशन में कर सकते हैं। 30 डेज के अंदर स्टेट कमीशन में कर सकते हैं। ठीक है, लिख लिया। हाँ, 1986 का बता रहा हूं, 1986 का बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। स्टेट कमीशन में क्या होता है? ये भी कौन सेटअप करता है? स्टेट गवर्नमेंट, सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसके अंदर भी एक आदमी होता है जिसको अपन लोग प्रेसिडेंट कहते हैं, प्रेसिडेंट विथ 2 अदर मेंबर्स, प्रेसिडेंट विथ 2 अदर मेंबर्स। और प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन ये है कि हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, ये हाई कोर्ट का जज होना चाहिए ये। और यहां पर जो कंप्लेन होती है वो 20 लाख या रादर 25 लाख प्लस और टिल 1 CR तक होती है। 25 लाख से लेकर 1 CR तक की कंप्लेन यहां पर की जाती हैं। और यहां पर भी अगर दिक्कत हुई तो 30 डेज के अंदर आप जा सकते हैं कहां? नेशनल कमीशन के अंदर, नेशनल कमीशन के अंदर जा सकते हैं। ठीक है बॉस, समझ में आया? नोट करो फटाफट। आगे बढ़ते हैं भाई, और आते हैं नेशनल कमीशन के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है, ये कौन सेट करता है? सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जी अनुज, सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पर क्या होता है? एक मेंबर और उसके साथ 4 बंदे। और यहां पर जो ये प्रेसिडेंट है ना, ये प्रेसिडेंट, ये जज होना चाहिए कहां का? सुप्रीम कोर्ट का। और यहां पर जो कंप्लेंट्स ली जाती हैं वो 1 CR प्लस की ली जाती हैं। और अगर यहां से भी कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट पे जा सकता है 30 दिनों के बाद, 30 दिनों के अंदर अंदर, सॉरी 30 डेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं।
सिविल कोड का नहीं होता, सिविल कोड के बराबर पावर होती है मंगलम। लिख लिया? डन। लिख लिया? लिख लिया? जो भी पढ़ा रहा हूं लिखो, 2019 की बात मत करो। अब बात करते हैं 2019 की। ये 1986 लिख लिया? अब इसी के नीचे लिख रहे हैं हम लोग 2019। डिफरेंस यहीं से समझ में आना शुरू हो जाएगा 2019 के बारे में। बताऊंगा ईशान। अभी हो गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर कंप्लेन होती है अप टू 1 CR। स्टेट के अंदर 1 CR से लेकर 10 CR के बीच में, और नेशनल के अंदर 10 CR प्लस। क्या बात समझ में आ रही है? 2019 के बाद क्या चेंज आया है, समझ में आया? 30। अरे यार तुम चुप रहो यार, पढ़ती बातें कर रहे हो। अब यहां पर बंदे कौन होते हैं? यहां पर क्या होता है, एक प्रेसिडेंट और 2 लोग। यहां पर क्या होता है, एक प्रेसिडेंट और 4 लोग। और नेशनल में क्या होता है, एक प्रेसिडेंट और इसके साथ भी 4 बंदे। इन सबका अपॉइंटमेंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब समझ में आ गया? बेसिक तुमको डिफरेंस समझ में आ गया 1986 और 2019 में। और एक पेज लिखा हुआ उसको तुमको रीड करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है थ्रू नोटिफिकेशन। अब आगे बात करते हैं। आगे बात करने जा रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। और बात करते हैं हु इज अ कंज्यूमर। एक टॉपिक है हु इज अ कंज्यूमर और हु इज नॉट अ कंज्यूमर। इस पर आपको क्वेश्चन मिलेगा इस साल। हु इज अ कंज्यूमर एंड हु इज नॉट अ कंज्यूमर। तो चलो भाई ये देख लेते हैं। ऐसा बंदा जिसने पैसे पे कर दिए और सेल्फ कंजम्पशन के लिए सामान लिया है वो कंज्यूमर है। रीसेल या कमर्शियल पर्पस के लिए लिया है तो वो कंज्यूमर नहीं है। पहली बात समझ में आ गई? ऐसा कोई बंदा जिसने सामान सेल्फ कंजम्पशन के लिए लिया है और पैसे पेड हैं वो कंज्यूमर है। ऐसा बंदा जिसने कमर्शियल पर्पस के लिए वो सामान लिया है तो वो कंज्यूमर नहीं है। ठीक है? क्लियर है यहां तक? पुट अ थम्स अप एवरीबॉडी।
ठीक, तो समझ में आ गया हु इज अ कंज्यूमर, हु इज नॉट अ कंज्यूमर। आगे बात करते हैं, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, एंड इसी के ऑपोजिट, ऑन whom the complaint can be filed, who can file a complaint and against whom complaint can be filed, against whom complaint can be filed, who can file a complaint and against whom complaint can be filed। तो यहां पर क्या है, एक कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकता है, कोई एसोसिएशन फाइल कर सकती है, कंज्यूमर एसोसिएशन कंप्लेंट फाइल कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, वन और मोर कंज्यूमर्स फाइल कर सकते हैं, और लास्ट में अगर किसी भी कंज्यूमर की डेथ हो गई है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव फाइल कर सकता है। एक ही बात है। और फाइल किसके लिए कर सकते हैं, ट्रेडर जहां से सामान खरीदा आपने, मैन्युफैक्चरर जिसने सामान बनाया, और सप्लायर जिसने सामान सप्लाई किया, तीनों के खिलाफ आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं।